दोस्तों मेरे ख्याल से चाय वाय हो गई तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए ताकि लगे कि माहौल में कुछ गर्मी है, क्योंकि तीन बड़े ऐसे शानदार ओरेटर्स अब मंच पर आने वाले हैं। कौन किससे बढ़िया है यह आपको तय करना है। तीनों के पास तर्कों का, वितर्कों का और कुतर्कों का बहुत सा जवाब होता है, और तीन ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान की जानी मानी कानूनविद हैं, कानून के जानकार हैं, और मेरे ख्याल से इनसे अधिक कानून के बारे में जानकारी होना या पढ़ाई होना हम सबके किसी के बस की बात नहीं है। तो बारी बारी से सबको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी जी। मनीष जी स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। स्वामी साहब को आपने ओवैसी साहब के साथ कई बार बहस करते देखा होगा, तो आज स्वामी साहब कह रहे हैं कि अब मेरे और ओवैसी के बीच में मनीष को बिठाओ। ओवैसी साहब स्वागत है आपका। असदुद्दीन ओवैसी, जोरदार तालियां। एमआईएम के संस्थापक, वरिष्ठ नेता, सांसद, सब कुछ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज मैं, क्योंकि विषय जो है 2019 के शंखनाद की हम बात कर रहे हैं, हम 2019 की राजनीति को राम भरोसे कह रहे हैं। माइक आपको लेने पड़ेंगे अपनी बारी कहते वक्त। राम भरोसे राजनीति की हम बात करने वाले हैं। आज की तारीख से लेके और अगले साल इस वक्त तक नई सरकार बन चुकी होगी। अगले साल अगस्त के महीने में सब कुछ साफ हो चुका होगा। तो हमारे पास मुश्किल से बमुश्किल 7-8 महीने का वक्त बचा है, जब कैंपेन के मूड में पूरी तरीके से चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि शंखनाद तो हो चुका है। जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं, जिस तरीके की पीआईएल्स लगाई जा रही हैं, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं संसद के भीतर, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आने वाले वक्त में राजनीति जो है वो क्या राम के नाम की होगी या विकास के नाम की होगी। तो शुरुआत करना चाहता हूं, ओपनिंग रिमार्क्स आप सबके चाहूंगा, ओनली 60 सेकेंड्स में, और फिर इस डिबेट को मैं खोल दूंगा। सबसे पहले स्वामी साहब आपके साथ, क्या 19 का चुनाव राम के नाम पर ही लड़ा जाएगा? मेरी राय में 2019 के चुनाव, राम टेम्पल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, इस पर लड़ी जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं या अपेक्षा करता हूं कि इस साल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ये आप आदेश दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? हम राय देंगे तो उसको आदेश मानोगे तो मैं क्या करूं, आपकी गुलामी की मजबूरी है मेरे ख्याल में। मनीष जी, क्या राम के नाम पर ही 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा, जैसा कि स्वामी जी साफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, बड़ी विडंबना है। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। पिछले 50 महीनों की कहानी ये है कि ना सबका साथ ना सबका विकास। अपना कोई विकास हुआ होगा तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। सवाल ये है कि 2019 के चुनाव पे जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उस कसौटी पर उनको कसा जाएगा। क्या हुआ उन 15 लाख रुपए का जो खातों में जमा करने थे? क्या हुआ वो 2 करोड़ नौकरियों का जो एक साल में मुहैया करवानी थी? क्या हुआ बाकी उन वायदों का जिनके ऊपर आपने वोट बटोरे थे? तो गुमराह करने की जरूर कोशिश की जाएगी, पर जनता बहुत संजीदा है, और जो इनका पिछले 50 महीने की, तब तक 60 महीने हो जाएंगे, वो कारगुजारी रही है, उसके ऊपर चुनाव होगा। जरूर उसमें बहुत सारी बात चलेगी, संवाद होगा, पर लोगों को मालूम है कि किस चीज के ऊपर कौन सा ऐसा ठोस मुद्दा है जिस पे निर्णय लेना है।
तो स्वामी जी कह रहे हैं राम के नाम पर चुनाव होगा, मनीष कह रहे हैं राम नहीं काम के नाम पर चुनाव होगा। ओवैसी जी, आपकी क्या राय है, राम कि रहीम? बीजेपी के लिए बहुत आसान ये है कि राम मंदिर के मसले को उठाया जाए। बीजेपी के लिए बहुत आसान है कि 15 लाख की जगह 40 लाख का जिक्र कर दें। बीजेपी के लिए बहुत आसान है हिंदू मुस्लिम कर दो। बीजेपी के लिए बहुत आसान है कि गाय को इशू बना दो, जो सिपाही हमारे मारे जा रहे हैं उसको इशू मत बनाओ। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ये बताया जाए कि किस तरह से हमने हलाला, ट्रिपल तलाक, ये सब ध्यान भटाओ चीजें हैं। पर बीजेपी यही नहीं बताएगी कि हमारे जो डिफेंस का बजट है, जिसके मुरली मनोहर जोशी स्वामी साहब के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने लिखा कि हमारा डिफेंस स्पेंडिंग 62 के लेवल पे चला जा चुका है। तो इन चीजों पर बीजेपी कभी नहीं बात करेगी। और अफसोस ये है कि बीजेपी के साथ तो बहुत बड़े बड़े मीडिया भी आजकल हैं। अगर उनकी पॉलिसी तय नहीं करेंगे तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, तो नहीं मालूम क्या होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, बीजेपी को जवाब देना है। स्वामी साहब, मेरे ख्याल से इन दोनों बातों से तो आप भी काफी हद तक मानेंगे, क्योंकि आप खुलकर बीजेपी का विरोध भी करते रहते हैं बीजेपी की नीतियों नहीं, लोकतंत्र पार्टी में ये हो सकता है, इनके पार्टी में नहीं हो सकता, और उनके तो सवाल ही नहीं होता है। हमारी पार्टी में जब मुझे रास्ता दिखाना आवश्यक है, और कई बातें मैं कहता हूँ बाद में प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जैसे GSTN का मैंने बहुत सख्त विरोध किया कि इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाना नहीं चाहिए, और जेटली ने माना नहीं, आखिर में प्रधानमंत्री ने वही किया जो मैंने कहा। तो ऐसे बहुत चीजें हैं, तो इसीलिए लोकतंत्र में ये होना चाहिए। परंतु इमरजेंसी से आप अभी भी आप उस मुसीबत से बाहर निकले नहीं हैं, उसी भयभीत में हैं कि पार्टी के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए। पार्टी का खिलाफ का सवाल नहीं, ये विषय का है। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने जो मुद्दे बाहर निकाले उसका कोई महत्व नहीं है। जो विकास की बात करते हैं, मैंने प्रधानमंत्री को भी ये कहा है कि नरसिम्हा राव ने सबसे ज्यादा विकास किया, और वो चुनाव बुरी तरह हारे, उनकी पार्टी का स्ट्रेंथ आधा हो गया। वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग पर लड़े, वहां भी पार्टी का स्ट्रेंथ आधा हो गया। मोरारजी देसाई भी 1/10 हो गया था हमारे स्ट्रेंथ। तो कई ऐसे भावना की इश्यूज होते हैं जिसमें लोगों को एक इन्हें आशा है कि हम उस पर कुछ करेंगे। इस देश में जो खतरा है और जो हिंदुत्व के साथ प्रहार हो रही है, सारा दुनिया में से जो शक्तियां लगे हुए हैं इसको बदनाम करने के लिए, उस इश्यू पर निश्चित तौर पर हम पब्लिक के सामने तो आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं, मैं चाहूंगा ओवैसी साहब जवाब दें, कि विकास के नाम पर चुनाव जीते नहीं जाते हैं। चुनाव जीतना है तो भावनात्मक मुद्दे होने चाहिए, इसीलिए राम मंदिर को आप उठाना चाहते हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि दिसंबर तक राम मंदिर आ जाए ताकि 19 में आपकी लड़ाई आसान हो जाए। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। ओवैसी साहब, भावनात्मक मुद्दे पे लड़ेंगे? नहीं, स्वामी साहब ने ये भी कहा कि वो जो भी बात कहते हैं प्रधानमंत्री उनकी बात को सुन भी लेते हैं, देर से सुनते हैं। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 साल क्यों लग रहे हैं प्रधानमंत्री को इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इसमें कोई बात छुपी भी नहीं है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इमोशनल इश्यूज पर इलेक्शन लड़ा जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में रीजनल पार्टीज बीजेपी को हराएंगे, और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, ये तमाम मुकामात पर बीजेपी पीक कर चुकी है, और इस यहां से बीजेपी का ग्राफ गिरने वाला है और आवाम बेचैन है। अब ये चलने वाला नहीं थी कि 2014 में एक गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ, वो अब बाकी नहीं रहा। अब रीजनल पार्टीज को बहुत बड़ा अच्छा मौका है, और बीजेपी रीजनल पार्टीज को टैकल नहीं कर सकती। स्वामी साहब और मोदी ये पूरी कोशिश करेंगे कि मुकाबला मोदी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट के दरमियान में हो जाए। अगर वैसा होता है तो फिर वो अलग बात है, मगर मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि स्वामी साहब अगर ये समझ रहे हैं कि गाय के नाम पर उनको वोट मिलेगा, इखलाक को मार कर वोट मिलेगा, अकबर खान को मार कर वोट मिलेगा, और फिर अगर इनके मंत्री जाकर मारने वालों को फूल पहनाएंगे उसके नाम पे वोट मिलेगा, तो अगर ये जीत भी जाएंगे खुदा ना खास्ता तो हार जाएंगे। ये जीत नहीं होगी। देखिए,
मुद्दों पर यकीनन इलेक्शन होगा। और ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बीजेपी, हमेशा अंडर एस्टिमेट कर रही है कि इमोशनल इश्यूज पे जीत जाएंगे। ये नहीं है। 2018 हो 19 हो, हिंदुस्तान की अवाम अब दोनों नेशनल पार्टीज को देख चुकी है। अब तीसरा उनके पास जो महाज है उसको पसंद करेगी। तीसरा मतलब ओवैसी साहब? नहीं, मैं नहीं हूं, मैं तो लखीर का फकीर हूं। आप कहाँ हैं, इधर है कि उधर है? नहीं, मैं दोनों में नहीं हूं, बाहर। तो आप किसकी टीम भी है? आपके ऊपर दोनों पक्ष इल्जाम लगाते हैं कि आप उनकी टीम भी है। मेरी खुशकिस्मती यह है कि मैं हिंदुस्तान का एक पॉलिटिकल दलित हूं और मुझे फख्र है इस बात का। मनीष जी, क्या ये बात मानेंगे कि 14 में कांग्रेस के लिए गुस्सा था इसलिए मोदी जीते? क्या वही गुस्सा 19 में मोदी के लिए है कि ताकि विपक्ष का कोई नेता जीते? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 2014 में यूपीए को 10 साल हो गए थे और यूपीए के खिलाफ जिस तरह के मनगढ़ंत मुद्दे बनाए गए थे, जो मुद्दे अदालत में टिक नहीं पाए, उनको लेकर लोगों में एक रोष था और एक जनभावना, ऐसा जनमानस बना था कि यूपीए को बदल के किसी और को मौका दिया जाए। और इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भारत के लोगों ने मौका दिया। पर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने यह बात नहीं कही थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि हम इस देश में गाय के नाम के ऊपर धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे। उन्होंने क्या कहा था कि हम सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, 2 करोड़ आपको नौकरियां देंगे। तो जो सारा प्रचार किया गया था, वो सारा प्रचार विकास के मुद्दे के ऊपर किया गया था और उस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें भारत के लोगों ने दी। अब पिछले 50 महीने की जो कहानी है कि उस विकास को तो उन्होंने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और ये कोशिश की कि किस तरह से पहले दिन से ही इस देश में कटुता, इस देश में सांप्रदायिकता, इस देश में धार्मिक उन्माद किस तरह से फैलाया जाए, पर वो चलने वाला नहीं। और उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई। सितंबर 1993 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। सरकार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर बनाई थी और 1992 से लेकर 2018 तक 25 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। तो जो लोग ये मानते हैं, स्वामी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, सरकार तो बन गई थी। एक बारी राजनाथ सिंह जी बीएसपी के समर्थन में कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। उसके अलावा तो जो लोग ये मानते हैं कि इस देश में विकास के ऊपर वोट नहीं मिलते, मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा यह मानना है कि यह देश बहुत तरक्की कर चुका है। 65% इस देश में जो लोग हैं वो 35 वर्ष से कम हैं और वो सांप्रदायिकता की सियासत नहीं चाहते हैं, वो विकास की सियासत चाह जाते हैं। स्वामी जी, आपको जवाब देना होगा क्योंकि आप विकास के नाम पर 14 का चुनाव जीतते हैं और विकास को पीछे छोड़ के अब राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। ये तो पहले ही हार आपने कंसीड कर ली। मैं मानता नहीं हूं जो आप कह रहे हैं। हम विकास पर नहीं जीते थे, 3 मुद्दे पर जीते थे। उससे सबसे छोटा विषय था विकास का। अन्य विषय थे भ्रष्टाचार उन्मूलन और हिंदुत्व। ये मुख्य विषय थे हमारे लिए और इसीलिए लोगों ने जाति से ऊपर उठकर हमें वोट दिया और हमारी वोट पहली बार हमारे इतिहास में 21% से 31% हुई थी और एनडीए के साथ और 8% जुड़ी तो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। अब इन्होंने अभी जो बात कही, अब कांग्रेस के दिग्गज नेता से अब दर्शक बन गए हैं। ये बोल रहे हैं कि 2004 से 2018 से एक बार और 1992 से कहा था एक बार भी इनके बीजेपी की सरकार नहीं बनी। मैं कहता हूं कांग्रेस की भी नहीं बनी। तो ये मायावती ने कर लिया और मुलायम सिंह ने कर लिया, उसके लिए श्रेय लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि मायावती और मुलायम सिंह यादव इनको कभी इनके नेतृत्व मानेंगे नहीं। एक बार सोनिया गांधी ने प्रयास किया था 1999 में, उस समय मुलायम सिंह ने कहा मैं कभी नहीं मानूंगा इनको।
तो कांग्रेस पिछलगू बन के इस चुनाव में रहनी चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये अधिकार पूर्वक बोल नहीं सकते। मैं ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार में हमने बहुत आगे कदम अब उठाई है। पहले 1-2 साल हमारे लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनके लोगों के जो मित्र हमारी पार्टी में थे उन्होंने बहुत गड़बड़ की थी। अब बीमार पड़ गए तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है। तो मैं ये कहता हूं कि इनके सारे नेता अब बेल पर आ गए हैं, और मोदी ने कहा साहब बैलगाड़ी चली गई तो तिहाड़ विहार की तरफ जा रही है, और चुनाव आने तक इनके सारे नेता जेल में होने वाले हैं, ये मैं भविष्यवाणी करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि वो जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन और हिंदुत्व, इसी पर जोर दिया जाएगा इस चुनाव में भी। ये कैसा हिंदुत्व है जहां एक गौ रक्षक को मार दिया जाता है? एक मिनट, स्वामी जी ने बहुत गंभीर बात की है। इन्होंने ये कहा है कि हम राजनीतिक द्वेष की जो सियासत है उसको ऐसे अंजाम पर लेके जाएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि सारा विपक्ष 2019 में सलाखों के पीछे हो। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं स्वामी जी, सारे विपक्ष को जरूर सलाखों के पीछे डाल दीजिए, और याद करिएगा कि 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस किस तरह से चुनाव जीत के आए थे। मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं, डाल के देखिए सारे विपक्ष को आप सलाखों के पीछे, और 2019 का अंजाम देखिए। और आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री जी तो उसका जवाब नहीं देते। राफेल कितने में खरीदा है? राफेल जहाज आपने कितने में खरीदा है? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप संसद को यह बताने के लिए तैयार नहीं है। आप तो इतने अनुभवी सांसद रहे हैं, 5 बार आप संसद के सदस्य रहे हैं, 6 बारी रहे हैं। आप ये जानते हैं कि लोगों के पैसे से जो चीज खरीदी जाती है उसका सीएनडीजी ऑडिट करता है। सीएनडीजी के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ओवरसाइट एक्सरसाइज करती है। उसके बाद लोकसभा के पटल पर वो बात रखी जाती है। आप अगर भ्रष्टाचार पे इतने पाक साफ हैं तो आप राफेल कितने में खरीदा है उसकी कीमत बताने से क्यों घबरा रहे हैं? इसका जवाब दे जी आप। अन्य चीजों का नहीं, बट ये जो लेटेस्ट है राफेल, हाँ, ये इनके गला में अटकने वाली है, इसीलिए मैं उठा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि नेशनल हेराल्ड में मैंने कोई सरकार से नहीं मदद मांगी। मैंने जाकर इनकी राज में 2013 मैंने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। 2G में भी मैंने ऐसे ही किया। तो मैं ये कहता हूं कि इतने बड़े बड़े वकील हैं उनमें, मैं तो वकील भी नहीं हूं, और ये दुनिया भर के सारे जो वकील हमारी दुनिया में जो प्रतिष्ठित हैं उनके पार्टी में हैं, और इनका एक भी किसी को ये सामर्थ्य नहीं है या काबिलियत नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें। इनके पास कोई जानकारी ही नहीं है। एक बोला कि सीक्रेट नहीं है तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इनको खंडन कर दिया, अब फिर दूसरा लेकर आते हैं। मैं कहता हूं कि आपको हिम्मत है, आपके पास वास्तव में जानकारी है राफेल के बारे, आप जाकर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए या माफी मांगे इस देश को झूठ बोलने के लिए। कम से कम स्वामी साहब ने एक इशारा तो दे दिया है कि राफेल में कुछ है। आप भी आप जा रहे हैं? इसीलिए स्वामी साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। आप जा रहे हैं? नहीं, स्वामी साहब ने इनडायरेक्टली कह दिया कि राफेल में कुछ मसाला है, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। स्वामी साहब रास्ता दिखा रहे हैं मनीष साहब को कि आप जाइए कोर्ट को, इसमें कुछ निकल जाएगा। तो ये आपको पकड़ना चाहिए। देखिए स्वामी साहब गैर जिम्मेदारी बात नहीं करते। सर, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये कभी ऐसा हुआ है कि एक कैबिनेट में एक पार्टी है और नो कॉन्फिडेंस में बायकॉट करते हैं, और वो भी हिंदुत्व पार्टी है, शिवसेना? ये कौन सा हिंदुत्व है सर? आप देखिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 19 में आपकी टाई फिश होने वाली है और ये नहीं चलने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो 128 सीटें हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 70 से 80 सीट बीजेपी की कम होने वाली है वहां पर। अब हमारी ये काबिलियत होनी चाहिए नॉन बीजेपी की, वो कैसे इनको 150 तक लाएं, ये काम है। अगर ये कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। रीजनल पार्टीज सब एक होंगी और वो करेंगे। तो ये देखिए, आप शिवसेना के बारे में आपसे काउंटर क्वेश्चन है ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं कि नाम इनके साथ है नाम उनके साथ है।
जब आप कहीं खड़े ही नहीं हो रहे और ऐसी कई पार्टियां हैं जो तीसरी टांग बनना चाह रही हैं, तो डिसबैलेंस होगा ना? नहीं होगा। आप जो समझ रहे हैं 77 में जो हुआ था वो उसके बाद फिर 90s में भी हुआ, 96 में भी हुआ। राहुल गांधी पे हमला कर देते हैं, संसद में जाके 7 घंटे की बहस के बाद कॉन्फिडेंस से गले मिल गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। ये कहाँ है? आप अगर आप मोदी जी के विरोधी हैं तो फिर दिखाइए ना विरोध। देखिए इसका हरगिज बात सही कही उन्होंने। देखिए इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा तो मैं सेकुलर नहीं हूं, ये तो नहीं चलेगा ना। आप खुद ही तय कर ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, रहूंगा और बोलता रहूंगा, मगर इसका ये हरगिज मतलब मत निकालिए कि हम मोदी को नहीं चाहेंगे कि मोदी हार जाए। हम चाहेंगे मोदी हार जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस बनाम मोदी मुकाबला होगा तो ये मुकाबला सही नहीं होगा। मुकाबले में मजा उस वक्त आएगा जब तमाम रीजनल पार्टीज मोदी से मुकाबला करें। मोदी वर्सेस महागठबंधन होना चाहिए ना। तो महागठबंधन में भी तो आप नहीं है, उस 15-17 पार्टियों में भी आप नहीं दिखाई देते हैं। छोड़ दीजिए ना, मैं एक फौज का सिपाही हूं जो मेरा मकसद है कि बीजेपी को हराना। मैं कोई ओहदों के पीछे जाने वाला नहीं हूं, ना मुझे लाल लाइट की जरूरत है। साथ खड़े हो जाइए ना, शक्ति दीजिए राहुल गांधी को, मायावती को। सर मायावती राहुल के साथ खड़े रहने से साथ है क्या? वो मैं इस बात को नहीं मानता। आप देखेंगे जब नतीजा आएगा हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जिसका वोट कटवा का काम करते हैं, यही काम आपकी पार्टी बिहार में, महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़ती है हैदराबाद से बाहर निकल के, तो आप किसको फायदा पहुंचाते हैं? आप मुझे बताइए ना, किसको फायदा पहुंचता है? सुमित अवस्थी साहब, मैं समझ रहा था कि आप अपना होमवर्क करके आएंगे। बिहार में 200 कितने 80 सीटों में 6 सीट लड़ता हूं मैं, वोट काटा हूं मैं। अच्छा, दिल्ली नहीं लड़ा, ये हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। जम्मू कश्मीर में ही लड़ा, हार गए। तो देखिए ये बहुत आसान बात है कि किसी पर डाल देना। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं लड़ूंगा इलेक्शन लड़ना तो मेरा राइट है, क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है और उसको मैं स्ट्रेंथन कर रहा हूं। आज नहीं जीता हूं, कल जीतूंगा। अब तेलंगाना में कांग्रेस तेलंगाना देकर हार गई तो आप मुझे जिम्मेदार देंगे। आंध्रा में इनका कोई अब तो ना बीजेपी का झंडा उठाने को तैयार है आंध्रा में, तो ये इसको मत जाइए। यकीनन मैं कह रहा हूं कि रियलिटी है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा तो मुश्किल होगा। मनीष, क्या महागठबंधन में ओवैसी साहब की पार्टी का ना आना आपको लगता है कि ये आपके प्रोस्पेक्ट्स में डेंट मारेगा? देखिए ऐसा है कि सुमित, आज अगस्त 2018 है जी, और अगर इन्होंने घबराकर चुनाव जल्दी नहीं करवा लिया तो मार्च 2019 में कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगेगा। ठीक, अगस्त से लेके मार्च तक जिस तरह का ध्रुवीकरण होगा इस देश में, एक बात बिल्कुल तय है कि कोई राष्ट्र स्तर पे महागठबंधन नहीं बनने वाला, पर हां प्रदेशीय स्तर के ऊपर जितनी पार्टियां जिनकी सामान्य सोच है उनमें सीट एडजस्टमेंट होगी। और मेरा यह मानना है कि ओवैसी साहब का जो भी सियासत रही है, पर 2019 को मद्देनजर रखते हुए तो जो वो ध्रुवीकरण होगा उसमें ये भी शामिल रहेंगे, क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है कि आप अगर जो धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की सियासत है उसको एक तरफ छोड़ दीजिए, और सिर्फ अगर इस सरकार को जो इन्होंने वायदे किए थे अपने चुनाव घोषणा पत्र में, ये बात दूसरी है कि पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, अगर उस कसौटी पे भी आप इनको कसिए तो 2019 में इनको सरकार में आने की कोई नैतिकता नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पिछले 50 महीने की 55 महीने की जो सियासत रही है और जिस तरह से इस देश को इन्होंने पिछाड़ा है, उसका हिसाब इनको 2019 चुनाव में जरूर देना है। और अब तो इनके खुद के मंत्रियों ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है। जब गडकरी जी से सवाल पूछा गया तो गडकरी जी ने कहा कि नौकरी कहां है। तो इसलिए जब श्री नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और शायद इस सरकार में एक ऐसे मंत्री माने जाते हैं जो श्री नरेंद्र मोदी के सामने बोल सकते हैं, अगर वो खुल्लम खुल्ला इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई जो हमने वायदा किया था वो वायदा बिल्कुल गलत है, तो बोला इस मुल्क में नौकरियां है ही नहीं, गडकरी जी का बड़ा अपनी फेलियर का और क्या एडमिशन हो सकता है। स्वामी जी, मैंने जो टेप सुना है उसमें गडकरी ने कहा कि ये लोग जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो तो सरकारी नौकरी में ही मिलती है और सरकारी नौकरी में उस हिसाब के उस अनुपात में नहीं है, और इसीलिए ये
आज की परिस्थिति में रिजर्वेशन मांगना का कोई आधार नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा देश में तो रिजर्वेशन है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं। तो वो बात कह रहे थे, उसको आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कहाँ आ रही है? नहीं, वो अलग बात है। गडकरी ने आ रही है, आप बताइए मुझे। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, विपक्ष कहता है, और 10 लाख भी नहीं आ पा रही। मैं आलोचक हूँ इसमें, तो मुझे मत पूछे, परंतु मैं इसको महत्व नहीं समझता हूँ कि नौकरी है नहीं हो, उस पर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। दूसरा है, जब आपकी ये बातें बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगी? क्या आप कह रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव होगा, विकास को हमको वोट नहीं चाहिए? बीजेपी बोले कि ऐसे बोलकर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? बात तो सही है। हाँ, ये आप चाहेंगे ऐसे ही चले? आप चाहेंगे ऐसे ही चले? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व के माने हिंदू की सिर्फ नहीं। बस स्वामी जी, मैं 1 मिनट सुन लीजिए। मुस्लिम समाज में भी क्या हुआ है आजकल, महिलाओं के साथ जाकर बात करिए, वो सब ये ट्रिपल तलाक के बाद सब हमारे पक्ष में हो गए। यही एक पार्टी है जो कर सकती है। ये शिया हैं, इनके सुन्नी से पूछिए कि शिया सुन्नी कभी एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जैसे सारा लखनऊ में जो शिया है वो बीजेपी को वोट दे रहा है और दिया है अभी तक। तो जो इनकी कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि माइनॉरिटीज को यूनाइट करो और मेजॉरिटी को डिवाइड करो, जाति पर, भाषा पर, इस पर उस पर, हमने उल्टा कर दिया है। हमने मेजॉरिटी को यूनाइट कर दिया और माइनॉरिटीज को डिवाइड कर दिया। इस स्ट्रैटेजी से हम जीत रहे हैं। स्वामी साहब, आप ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया, आप उसके फेवर में हैं? पहले तो डाइल्यूट नहीं किया। अच्छा, जो फैसला उन्होंने दिया उसके लिए मैं व्यक्तिगत पक्ष में हूँ। हाँ। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर सुन लीजिए। आप ये नहीं, आप दोनों तरफ की बात नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा था कि तुरंत अरेस्ट मत करना, 7 दिन के अंदर करना। थोड़ा पता कर लीजिए, किसी ने अपने दुश्मन से नहीं। मेरे साथ ही इसी एक्ट पर जयललिता ने एक बार वारंट जारी कर दी थी। मैंने इतना ही कहा था कि LTT दुनिया में पराया बन गया। उसको अंग्रेजी में पारिया शब्द है, उसका स्पेलिंग पराया का है। पराया माने शेड्यूल कास्ट। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने शेड्यूल कास्ट को बदनाम किया। उन्होंने वारंट जारी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। मैं कहता हूं कि कई ऐसे केसेस हैं जहां ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो एक्ट है उसमें लोगों अपने बदला लेने के लिए FIR दर्ज करते हैं और तुरंत अरेस्ट हो जाते हैं। स्वामी साहब, आपने बड़ी हेडलाइन दे दी है कि आप SC/ST एक्ट के फेवर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुनिए, आपने कहा कि SC/ST एक्ट की जो स्पिरिट है ना, वो उसका FIR है इमीडिएटली। स्पिरिट नहीं है। हाँ, देखिए, स्पिरिट नहीं है, वो तो हमारे मूलभूत अधिकार का विरोध में है। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं, यानी आप उसके खिलाफ हैं। नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ। सेक्शन 18 खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ एक हफ्ते के अंदर, स्वामी साहब सुनिए, 1 दिन के बाद, 2 दिन के सेक्शन बाद, 18 5 मिनट के बाद, यदि आप सेटिस्फाइड हैं, कल जो स्वामी साहब सुनिए, कल जो लोकसभा में सरकार अमेंडमेंट लाई वो सेक्शन 18 का लाई, नंबर 1। सेकेंडली, कल जो लोकसभा में हुआ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। दैट वाज योर शाबानो मूवमेंट। वो तो आपका शाबानो मूवमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आपने अपनी ताकत की बुनियाद पर एक्ट बनाया। अब आप मेरे को बताइए कि ना आप ना ये उस वक्त शाबानों में मुसलमानों से मोहब्बत थी नहीं थी, ना आपको दलितों से, आपको सिर्फ महज वोटों की सियासत कर रहे हैं। और ये बात समझ लीजिए कि सेक्शन 18 ये तो मेन चीज है। स्वामी साहब, और 18 को निकाल दो। नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। अभी ओवैसी साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी डॉक्टर स्वामी की बात सुनते हैं, कभी देर से सुनते हैं। अब डॉक्टर स्वामी साहब ये कह रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला था SC/ST एक्ट को लेके, वो बिल्कुल सही था। सरकार उसके ऊपर संशोधन लेके आ रही है। तो मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूं, आप सरकार के संशोधन के साथ हैं कि सरकार के संशोधन के खिलाफ हैं? निकल राज्यसभा में वोट देंगे नहीं देंगे? हाँ, वोटिंग तो है। राज्यसभा में बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, वोट के बाद मैं बात सोच कर करूंगा कि तुम्हें शक्ति मिलेगी। मैं वोट बीजेपी के खिलाफ देकर मैं नहीं करूंगा। सर, आप
सर आप बीजेपी में रहिए, हम खुश हैं। देखिए आप रहिए ये तो स्वामी जी बीजेपी मत बुनियादी छोड़िए आप। प्रश्न है। देखिए आपने कहा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है वो सही है। आपकी पार्टी उच्चतम न्यायालय के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। श्री रविशंकर प्रसाद जो आप अभी थोड़ी देर पहले बखान कर रहे थे, उन्होंने लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इसके ऊपर। तो अगर आप व्यक्तिगत तौर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही मानते हैं तो क्या आप संशोधन के खिलाफ मत देंगे या नहीं, ये बुनियादी सवाल है। वो तो मैं तय करूंगा। ऐसे कितने लोग हैं? अभी मैं ये तय करूंगा कि आज की परिस्थिति में दुष्ट लोगों के लिए ये शक्ति मिलेगी, मैं विरोध करूंगा। तो मैं तो आखिर में स्वामी जी कितने लोग हैं बीजेपी में? महाभारत और रामायण पढ़ी है, जहां कई ऐसे फैसला हुए हैं अपने चाणक्य नीति, आप कहिए चाणक्य नीति कोई भी, परंतु कई ऐसे फैसला हुए हैं जहां जैसे राम पेड़ के पीछे छिपकर बाली को मारा था, अब वो अनैतिक था और लक्ष्मण ने कहा भी और राम ने उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दी थी। यदि मेरी कोई ऐसे एक्शन से कांग्रेस को या हमारी ओवैसी को भला होगा, मैं वो एक्शन नहीं करूंगा, अनैतिक होगा भी। ऐसे कितने लोग हैं आपकी पार्टी में जो आपकी राय से सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक था? सुमित एक मिनट, मैं स्वामी जी की बहुत इज्जत करता हूं, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये फिर अवसरवादी राजनीति नहीं है? ये अवसरवादी नहीं है। क्या ये अवसरवादी राजनीति नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है? आप इमरजेंसी में कुछ बोलते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपके कुछ सिद्धांत है। उस समय तो आपने पूरा साथ दिया और बाद में आकर कहा कि ये गलत हुआ है। ऐसे ही सिखों का जो नरसिंहार हुआ उसमें भी आपका ये दो, पहले वो एक बात कही और बाद में दूसरी बात कही। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, कभी मुझे और पार्टी में मुझे बोलने के अधिकार है, वो तो आपने देख लिया कितने बार मैंने बोला है। और बोलने के बाद पार्टी ने मेरी बात देरी से सुनी है, तो इसमें भी मैं कहता हूँ पार्टी को कि इसमें इस लहर में मत बह जाइए। मैं कहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 1 हफ्ता का टाइम है, उसके पहले भी कर सकते हो, 1 मिनट में भी कर सकते हो, परंतु कन्विंस हो जाओ कि ये शब्द उन्होंने बोला है। स्वामी जी, पर आप जो नंबर्स देख रहे हैं, अपोजिशन भी इस अमेंडमेंट के साथ खड़ा है, आपको लगता नहीं कि राज्यसभा में सरकार ये अमेंडमेंट पास करा लेगी? ये तो राज्यसभा में इनको हिम्मत है तो वो विरोध करेंगे। वो भी सिर्फ आप अकेले विरोध करेंगे अपनी सरकार के बिल बोलने में तो विरोध करूंगा, करेंगे। हाँ? ऐसे कितने लोग हैं आपकी पार्टी में जो चाहते हैं? मैंने जीएसटी में खुलकर खड़ा होकर, आपके साथ कितने लोग हैं? जीएसटी साथ कितने लोग हैं? मैं क्या फर्क पड़ता, मैं तो पता लगेगा ना, पार्टी में फूट की बात नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी की। और क्या मैं बोलूंगा तो पार्टी में अनेक मेरी राय के हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैंने गौ हत्या पर बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल आई, तो सरकार को मुझसे पूछना पड़ा कि विड्रॉ कर दीजिए, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो एमपीज मेरी राय में के साथ हैं, मैं जानता हूं, बट मैं ये कहता हूं कि मुझे राय व्यक्त करने की अधिकार है। इस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनके पार्टी जैसे नहीं है कि उनको निकाल देंगे, थोड़ा भी कुछ कह दें। इटली के बारे आप व्यक्ति मत कह, इटली के बारे भी बुरा कहेंगे तो हल्ला करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे विषयों पर सबको बोलने के अधिकार होनी चाहिए, वोटिंग कुछ भी हो। ठीक है, मैं एक और टॉपिक को छेड़ना चाहता हूं, क्योंकि बात राम, पहले आप दूसरे टॉपिक पे जाए, मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे में बहुत आत्मविश्वास है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, मैं पार्टी के खिलाफ भी अपनी राय व्यक्त करता हूँ। स्वामी जी राष्ट्र सुरक्षा के मामलों पे बड़े संवेदनशील रहते हैं। इनकी सरकार ने जो माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई थी, चीन की चुनौती जो है उसको रोकने के लिए, उस माउंटेन स्ट्राइक कोर को स्क्रैप कर दिया। 67,000 करोड़ की लागत से 2013 में वो माउंटेन स्ट्राइक कोर खड़ी की जानी थी, उसके ऊपर काफी सारा पैसा खर्च कर दिया गया था, उसको स्क्रैप कर दिया है। अभी ओवैसी साहब कह रहे थे, मुरली मनोहर जोशी जी जो इनके साथी हैं, सहयोगी हैं, एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार के कार्यकाल में जो डिफेंस स्पेंडिंग है एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी, इट इज एट प्री 1962 लेवल्स। पर आपने उस चीज का तो कभी विरोध नहीं किया। नहीं, मैं किसकी विरोध नहीं करूंगा। मैंने तो जब डिफेंस कंसल्टेंट कमेटी में, सैनिक कमेटी में था, मैंने ये सवाल पहले उठाया था कि एलोकेशंस जो हैं उसमें 9 प्रोजेक्ट्स थे जो अति आवश्यक
आर्मी मानती थी, उस पर नहीं दिया। अब हमारे भी पार्टी में भी ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो आपसे प्रभावित है और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कटौती कर दी। मैं क्या करूं, अब ठीक करेंगे, जहाँ नया फाइनेंस मिनिस्टर आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, स्वामी साहब देखिए, इसको आपका ये मानना है कि माउंटेन स्ट्राइक को स्क्रैप करना गलत है ना? ऑफ कोर्स, तो आपका ये मानना है कि जो फैसला लिया था वो गलत है? ये तो बोल देंगे, ये तो जीएसटी पर भी बोल देते हैं, ये तो और इश्यूज पर भी स्वामी जी बोल देते हैं। बड़ी रचनात्मक बात। पर पार्टी के अंदर क्या स्टैंड है, एससी एसटी पे साफ बोल मगर एक बात स्वामी साहब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी या मेरा सवाल नहीं है। अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे लोस्ट हो चुका है डिफेंस एक्विजिशन में, ये तो परेशानी की बात है ना। टू फ्रंट वॉर के आप भी खायल है, हम तमाम खायल है, इंडियन ओशन में क्या हो रहा है आप जानते हैं, फिर आप खामोश क्यों हैं? मैं खामोश, आप खामोश, आप डरते क्यों इतना मोदी से? रोज आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अरे क्यों डर रहे हैं आप? अरे ये तो देश का मामला है ना सर। मुझे गुस्सा जितना जल्दी आपको आता है वो नहीं आता है। मैं सर दिमाग नहीं सर आप क्या सोच करके ही गुस्सा करते हैं? देश के मामले तो गुस्सा आना चाहिए ना सर। दाढ़ी हटा दोगे तो मैं तुम्हारी सारी धर्म बदल दूंगा। नहीं, आप देखिए, आप उर्दू नहीं जानते। आप उर्दू, अगर आप मेरे साथ बैठिए, मैंने ये कहा कि हम अपनी, नहीं जानता हूं, सर सुनिए, आपने दाढ़ी की बात की, मोदी को भी दाढ़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मोहब्बत से, और सुनिए, नहीं, मैं मोहब्बत से, इखलाक से इनको मुतासिर करूंगा। सर आप देश के मामले तो गुस्सा दिखाना पड़ेगा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा सबसे कम हो गया। मैं तो रोज दिखाता हूँ, वो जो भ्रष्टाचार के लिए जो ऑफिसर्स के पीछे पड़ गए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मैं ही बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहा है, और उनको बचाने में मैं लगा हूँ। लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं तो देखिए, अपनी ऊर्जा को सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, जैसे इनकी होती है, बोल देते हैं। राफेल के बारे में कुछ करते नहीं है। आपने राफेल का रास्ता बता दिया है मनीष को, और मुझे पूरा यकीन है नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो सोनिया गांधी और कार्ला ब्रूनी की जो पहले अग्रीमेंट थी वो भी बाहर आ जाएगा। मनीष, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पहले कि समय खत्म हो, एनआरसी का इशू। आपको लगता है कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के पीछे खड़ा होके गलती कर दी इस पूरे मामले में? देखिए, जहां तक एनआरसी का सवाल है, अगर आप मेरे को थोड़ा सा वक्त देंगे कि एनआरसी का एक बड़ा लंबा इतिहास है। ये सारा मामला शुरू हुआ था 1826 में, जब असम और बंगाल का विलय किया गया था, जब एक इंडस्ट्रियल स्केल पे वहां पे चाय की खेती होनी शुरू हुई। चाय की खेती के साथ साथ वहां पे कच्चा तेल पाया गया, तो बाहर से बहुत सारी लेबर लेके गए। उसके बाद जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस विभाजन में दो सूबों का विभाजन हुआ था, बंगाल का और पंजाब का। बहुत से लोग उस तरफ से इधर आए। फिर उसके बाद जब 1971 की लड़ाई हुई, जब बांग्लादेश जो पूर्वी बंगाल है उसके ऊपर दमन किया गया, जो पाकिस्तान की फौज थी उसके द्वारा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। तो सवाल ये नहीं है कि आप फॉरेनर्स के साथ हैं कि नहीं, सवाल ये है कि आप ठीक तरह से इसका मूल्यांकन कर लीजिए, इसका चयन कर लीजिए कि कौन भारतीय है और कौन फॉरेनर है। और जब आप उसको चयन कर लेंगे तो जरूर उसको उठा के बाहर कर दीजिए। पर उसमें एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि उसको लेने के लिए कौन तैयार है? क्या बांग्लादेश उनको वापस लेने के लिए तैयार है? बांग्लादेश ने तो बयान दे दिया कि आपका अंदरूनी मामला है। क्या नेपाल उनको वापस लेने के लिए तैयार है? क्या भूटान उनको वापस लेने के लिए तैयार है? क्या म्यांमार उनको वापस लेने के लिए तैयार है? तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का राज्यसभा के पटल पे ये कहना कि ये 40 लाख लोग घुसपैठिए हैं, जबकि वो प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी, ये सारी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं वो घुसपैठिए नहीं है? नहीं, ऐसा है। मैं क्लियरली पूछ रहा हूं आपसे, वो घुसपैठिए नहीं है? ऐसा है, मेरा ये मानना है कि प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। 28 अगस्त से आपके एप्लीकेशंस लेनी शुरू होंगी।
28 सितंबर तक एप्लीकेशंस की लास्ट डेट है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई होने से पहले इन्होंने कह दिया कि सारे घुसपैठिए, उनमें तो एक इनके एमएलए का नाम नहीं है, इनके भारतीय जनता पार्टी के असम के एक एमएलए का नाम नहीं है। मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो भारत में घुसपैठिए हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो उनको एमएलए क्यों बना रखा है? इससे तो दिखता है कि हमारे एमएलए तो हम निष्पक्ष कर रहे हैं। मतलब वो घुसपैठिए हैं? मतलब वो घुसपैठिए हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो भी किया हमने किसी को एक निशाना बना के नहीं किया है। मैं कहता हूं जैसे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आती है और जिसके पक्ष में जाती है वो जय जयकार करके खुशियां मनाते हैं, परंतु उसके बाद रिव्यू भी है, उसके बाद और एक अपील भी है, क्यूरेटिव पिटीशन भी है, जिसमें 5 जजेस बैठेंगे। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जब तक वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी। तो मतलब घुसपैठिए गलत कहा ना? नहीं, घुसपैठिया है, इसका रिव्यू होगी। सितंबर में जो बात कर रहे हैं वो रिव्यू होगी। रिव्यू में तो हर चीज पर रिव्यू होती है। तो अभी जब रिव्यू हुआ नहीं तो घुसपैठिए कैसे कह दिया आपने? सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो कैसे मान लेते हो जब तक रिव्यू नहीं पूरा हुआ है और क्यूरेटिव पिटीशन का सुनवाई नहीं हुई है? मैं स्वामी साहब से ये पूछना चाह रहा हूं कि राजनाथ सिंह एज ए मिनिस्टर राज्यसभा में, लोकसभा में जब स्टेटमेंट दिए तो लफ्ज घुसपैठी क्यों नहीं इस्तेमाल किए? उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया इस बात को। नहीं, सुनिए, अब ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन है। मेरा मानना यह है एनआरसी में कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सेक्शन 6 के बारे में जब तक डिसाइड नहीं हो जाता कि सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, वरना आप अगर सुप्रीम कोर्ट कल डिसाइड करेगा, जो लिमिटेड नॉलेज मुझे है कि सेक्शन 6 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर ये 1200 करोड़ का क्या करेंगे जो इतना खर्च हो गया? और दूसरी बात यह है कि घुसपैठी नहीं है ये लोग, क्योंकि सरकार ने खुद नहीं कह रही है। अमित शाह इसलिए कह रहे हैं कि वो उनको आसान है कि 15 लाख के बजाय 40 लाख बोल दो, उनके लिए आसान है। अमित शाह ये भी जानते हैं कि अगर एनआरसी तिरुपरा में बैठेगी तो क्या होगा, अगर एनआरसी जम्मू में जाएगी तो फिर वो वेस्ट पाकिस्तान के लोग बैठे उनका क्या होगा? पर ये एनआरसी तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग है ना, ये अमित शाह थोड़ी करा रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये तो कांग्रेस के वक्त से चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ओरल डायरेक्शन दी है, लास्ट जो हियरिंग हुई थी, जोर जबरदस्ती मत करिए। और मनीष सही कह रहे हैं कि लोग अप्लाई करेंगे, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाएंगे, 40 लाख है जिसमें से 1 लाख के करीब तो गोरखा लोग हैं। तो ये क्यों आप लोग क्यों पेंट कर रहे हैं कि आप लोग ये क्यों पेंट कर रहे हैं कि बीजेपी ने उन 40 लाख को छोड़ दिया जो बीजेपी के वोटर नहीं थे? नहीं, अगर ऐसा होता तो अपने विधायकों को छोड़ते। बीजेपी यही चाह रही है कि इस पर अपनी सियासी रोटी सेके। बीजेपी की तृणमूल की बीजेपी की आप लोग, देखिए आप लोगों ने शुरू किया। मैं आसाम के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वहां पर अभी भी अमन है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अमन रहेगा। और ये जो कोशिश चल रही है वो सही है, आप अप्लाई करेंगे। 1 लाख गोरखा के नाम नहीं है, क्या करेंगे उनको आप? सुमित, ये कोई पहली एनआरसी नहीं है। हाँ। 1951 में पहली एनआरसी हुई थी। उस एनआरसी में 80 लाख लोगों के नाम दर्ज किए गए थे और उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया चली है। 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ, उसमें कुछ तारीखें हैं कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो असम में बसे हुए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच जो लोग आए हैं, अगर उनको पाया गया कि वो बाहर के हैं तो सिर्फ 10 साल के लिए उनका वोट का अधिकार ले लिया जाएगा। और 25 मार्च 1971 जो तारीख असम अकॉर्ड में मुकर्रर की गई थी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 25 मार्च 1971 को याया खान ने पूर्वी बंगाल में दमन शुरू किया था, जिसके कारण लाखों लोग आए थे। तो हमारा तो ये बिल्कुल मानना है कि जिसको आप पाते हैं, जो फॉरेनर है, उसको आइडेंटिफाई करके जरूर डिपोर्ट कीजिए, पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। और इसके साथ साथ ये जरूर तय कर लीजिएगा कि वो आपने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किया हुआ है कि अगर आप किसी को डिपोर्ट करेंगे तो उसको भेजेंगे कहां पे, ये भी तय कर लीजिए। क्या इस बात पे ये सहमति हो सकती है, इस मंच पर 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं कि जो 40 लाख लोग में से जितने लोग भी साबित होते हैं आने वाले वक्त में कि वो बांग्लादेश से आए हैं या हिंदुस्तानी नहीं है, मैं तो घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूं, उन लोगों के वोटिंग राइट्स ले लिए जाएं। दाना पानी हमारे यहाँ चले, हम उनका शरणार्थी की तरह ख्याल करें, वोटिंग राइट्स ले लिए जाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस, वोटिंग राइट्स लेना चाहिए।
व्हाट्स योर पार्टी? देखिए, ऐसा है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारा स्टैंड असम अकॉर्ड के हिसाब से है कि जो 66 और 71 के बीच में आए थे उनके 10 साल तक आप वोटिंग राइट लीजिए। जो 1971 के बाद आए हैं उनको आप निकाल बाहर कीजिए। उसमें सिर्फ एक और अमेंडमेंट है। अब एक और कैटेगरी है जो असम अकॉर्ड में शामिल नहीं है। जो बच्चा बाद में 15 अगस्त 1985 के बाद पैदा हुआ, चाहे उसके माँ बाप बाहर से आए हों, आज उसकी उम्र 32 साल होगी, क्या आप उसको भारत का वासी मानेंगे? क्या उसको फॉरेनर मानेंगे? जिस व्यक्ति ने 32 साल सिर्फ इस देश को अपना घर माना है, जो इस देश के अलावा किसी और को जानता नहीं है, क्या उसको आप फॉरेनर मानेंगे? मानूंगा। क्यों? बताऊंगा क्योंकि एनआरसी में भी इसका जिक्र नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों। क्यों? क्योंकि 1947 में जब विभाजन हुई थी, इस कारण से हुई थी कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता हिंदुओं के साथ, उसके लिए अलग देश बनानी चाहिए जी। जो डिबेट चली थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, उसमें कहा गया था कि हम एक मुस्लिम शासित देश पैदा करेंगे और जो शेष है वो हिंदू शासित हिंदुस्तान होगी। उसमें अंबेडकर ने कहा कि पॉपुलेशन एक्सचेंज होनी चाहिए, परंतु हमने कहा जो यहाँ रहने चाहते हैं वो रह सकते हैं। अब जो छोड़कर चले गए, पाकिस्तान भी मिल गया, बांग्लादेश 2 टुकड़ा तो हो गया, 2 अब बांग्लादेश भी है। उसके बाद हमारे देश में वापस आएंगे तो या उस पाकिस्तान का एक टुकड़ा जमीन भी लेकर आना चाहिए, नहीं तो नहीं आने देना चाहिए। ये मेरी राय है। मेरे को क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे जाना है। मेरे सवाल का जवाब, आप वोटिंग राइट्स लेने के हक में हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि उनको वोटिंग राइट्स बरकरार रहेंगे। दूसरी बात, इंग्लैंड में 1 लाख इलीगल इंडियन से ले लीजिए ना गोद में अपने, क्यों रोक रहे हैं आप ले लीजिए। चकमा ने आप प्राइम मिनिस्टर, अरे आप तो अफ्रीका से लिया था सबको। स्वामी साहब सुनिए, आप लेने तैयार नहीं है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको। इंग्लैंड में जो हमारे इंडियंस जो वहां के इलीगल, उनको एक्सपेल करने दो। आप लेने तैयार ही नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ मोदी, स्वामी साहब सुनिए, आप लेने तैयार नहीं है। आप लेने, अच्छा ट्रम्प आपके करीबी दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रम्प आपके करीबी दोस्त हैं। आप जाइए, वो जो आइस जो पकड़ के रखे उनको ला लीजिए। चकमा रेबल्स को आप भिजाइए वापस बांग्लादेश में। चकमा को भिजाएंगे आप? भिजाइए चकमा रेबल्स को। वो चकमा जो हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ लड़े थे, पाकिस्तान का साथ दिए थे, आज हम उनको रखे हैं अरुणाचल प्रदेश में। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग जम्मू में भिजाइए वापस। स्वामी साहब देखिए, ये कोई आसान मसला नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं उनको वापस जरूर भेजेंगे। आपकी पार्टी सियासत हो रही है, दोनों मुद्दों पर हार चुकी है। आप सिर्फ 15 लाख की जगह 40 लाख पुकारेंगे, पुकारेंगे आप। मैं मंच को खोलना चाहूंगा। बहुत से सवाल लेने की मेरे पास गुजारिश आ रही है। मेरे साथी अनुराग हैं। अनुराग, अच्छा देखिए, बिल्कुल बहुत दिलचस्प पूरी चर्चा रही है और बहुत सारी हेडलाइंस तो इसमें आ गई हैं, लेकिन आज स्वामी जी ने कई मुद्दों पर बीजेपी की खिंचाई कर दी है। तो मैं पहला मौका मेरे ख्याल से, अगर कोई बीजेपी की तरफ से सवाल पूछना चाहता हो तो उनको देना चाहिए। तो रमन जी मेरे ख्याल से पूछना चाहते हैं। जी, ये सवाल स्वामी साहब को नहीं है बल्कि ओवैसी साहब को है और कल की एक स्टेटमेंट को है। आपने कल गुरुग्राम का एक मुद्दा उठाया, आपने क्या ये उसको मुद्दे को पढ़ा था? तीनों व्यक्ति जो उसमें थे, जिसमें 2 दलित और 1 मुसलमान था, उसको जिसने गलत काम करा उसको गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, केस कर दिया, जेल में डाल दिया। आप स्वभाव बिगाड़ना चाहे, और आपको एक चीज याद करा दूं, हमारा प्रधानमंत्री भी दाढ़ी रखता है, हमारा राष्ट्राध्यक्ष भी रखते हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी अलग है। हमारे वेदों में ऋषियों ने, मुनियों ने रखी। तो ये जो आइडेंटिटी के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं, थोड़ा सोच समझ के करिए। आप में गुस्सा ज्यादा है, थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। मैं बता दूं, रमन मलिक है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, मैं जानता हूं। सवाल करने से मालूम हुआ था कि संघ परिवार की आती है, तो उनके अल्फाज सुनिए। तो अब आप अगर ये कहना, क्या आपने एक टीवी का स्टिंग ऑपरेशन देखा कि किस तरह से कासिम को मार रहे थे? वो मारने वाले मेरे दोस्त थे या आपके चाहने वाले थे? आपने स्टिंग ऑपरेशन में देखा कि सुनिए, अरे देखिए, आप सुन लीजिए। देखिए, टॉलरेट आप नहीं है, इनटॉलरेंट आप हैं। आप सवाल कर रहे थे, मैं सब्र से सुन रहा था आपको। ये जो मुझ में आदत है ना, वो पैदा करिए, क्योंकि ये जो मेरी आदत है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है।
ये टॉलरेंस पैदा करिए। आप आज सत्ता में हैं, कल नहीं रहेंगे। याद रखिए, गुमनामी के वादियों में बरसों फिरना पड़ेगा आपको, जब कोई नहीं पूछेगा आपको। सुनिए, आज आप सत्ता, सुनिए दूसरी बात, क्या आप ये समझते हैं कि किसी को दाढ़ी पकड़कर काटने से उस पर खामोश बैठ जाए? क्यों खामोश बैठे? बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, मैं बोलूंगा, आप जैसे लोगों से बड़ा खौफ बोलता रहूंगा। दाढ़ी हम रखेंगे, आप काटेंगे भी तो रखेंगे, सर काटेंगे भी तो दाढ़ी रखेंगे। हिंदुस्तान में रहेंगे तो अपनी मजहब पर चलेंगे, इसलिए कि संविधान जिसको आप नहीं मानते, गोलवालकर संविधान को नहीं माने थे, गांधी के कत्ल के बाद मजबूरन मानना पड़ा, वो संविधान मुझे इजाजत देता है आपको मूंछ रखने का, मुझे दाढ़ी रखने का। नहीं, पर असद भाई, जब पुलिस पकड़ लेती है कानून हाथ में लेने वालों को, जेल में डाल देती है, फिर क्यों राजनीति होती है? फिर क्यों चुनौती देते हैं? राजनीति कौन कर रहा है? जिसको कत्ल करते हैं, बेल पे निकलते हैं, तो इनका मंत्री फूल का हार पिनाता है। इखलाक को मारने वालों को मंत्री जाकर उनको आप नेशनल फ्लैग में खड़ा करते हैं। याद रखिए कि मोदी इतना कमजोर नहीं है कि उनके मंत्री ये सब काम कर रहे हैं। ये पूरा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि 19 के लिए सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, गाय, दाढ़ी, इसी पर बातचीत होगी। ये काम है। ये तो बोल चुके खुद ही नहीं, मैं कि भावनात्मक मुद्दे होंगे। वो तो होंगे ही। मैं ये कहता हूं कि कई सालों से, जब ये राजनीति में थे, उस समय नए नए पार्लियामेंट चुन के आए थे, तमिलनाडु में डीके एक संगठन है, द्राविड़ कड़गम, वो ब्राह्मणों का जनेऊ काटते थे और चुटिया काटते थे। तब तो आप कुछ बोले नहीं, ना आपके कोई मुस्लिम नेता कोई बोला नहीं। स्वामी साहब बोले, अगर आज आप मुझसे पूछ रहे हैं अगर वो करता है, गुनाह है, गलती है, अब आप जनेऊधारू की बात कर रहे हैं। आप और राहुल गांधी दोनों जनेऊधारू हैं। हम तो सावरना में नहीं है स्वामी जी, हम तो नहीं है सावरना में, आप दोनों जनेऊधारू। मैं जनेऊ पहने बिना लोग मुझे ब्राह्मण समझते हैं, राहुल पहनने के बाद भी उसको हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी हो चुकी है कि जो जनेऊधारू है उसी की पॉलिटिक्स चल नहीं। स्वामी जी, हम वर्ना सिस्टम में नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मनीष बोलना चाहिए अपना। ओवैसी साहब, आपने टॉलरेंस की बात की थी, तो टॉलरेंस ये भी है कि भारत की खूबसूरती ये भी है कि कोई अल्लाह को याद करता है, कोई भगवान को याद करता है, कोई ईसा मसीह को याद करता है। तो ये जो एक भारत की डाइवर्सिटी है, उसको तोड़ने की पिछले 50 महीनों में इन्होंने साजिश की है। वो षड्यंत्र सिर्फ इसलिए रचा गया है, मैं निरंतर और लगातार इस बात को दोहराता हूं, क्योंकि उपलब्धि के नाम पर इन पर निडल बटा सन्नाटा है। अगला सवाल, उपलब्धि के नाम पर कि 50 महीनों में इन्होंने भारत की तरक्की कैसे की, इनकी पार्टी से कोई 5 मिनट के लिए भी बहस नहीं कर सकता। और क्योंकि बहस नहीं कर सकता तो हिंदू, मुसलमान और ये सारे मुद्दे देश को भटकाने के लिए अगला सवाल आते हैं। अनुराग, अगला सवाल ले लेते हैं अब यहाँ से। जी, क्या पूछना चाहते हैं? आप खड़े होकर पूछिए। मेरा तीनों से सवाल है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जरूरत है? क्योंकि प्रगति जितनी भी हम कर लें, जब तक हम जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं करते तो क्या कुछ भी हम कर पाएंगे? मैं चाहता हूँ ओवैसी साहब शुरुआत करें, सब इसका जवाब देना। देखिए, यही परेशानी है सुमित आपसे। मुझसे? हाँ, क्यों? आपके दिमाग में पॉपुलेशन की बात आई तो मुसलमान नजर आ गया आपको। तो यही देखिए, मेरी लड़ाई यही है आपसे, मेरी लड़ाई आपसे आपकी सोच से है। क्योंकि हर सवाल का जवाब जनेऊधारू से शुरू कर रहे हैं। अब जब पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, जब पॉपुलेशन की बात आई तो बना देंगे। यही तो परेशानी है, यही तो परेशानी है। होना चाहिए कि नहीं? सुनिए, देखिए, स्वामी साहब इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे पास अब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर ये सरकार 5 साल में उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही इस्तेमाल करती, जो सिर्फ 2030 तक लास्ट करने वाला है, तो हम चाइना से आगे बढ़ जाएंगे। मगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे उसको। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये एडवांटेज है हिंदुस्तान के लिए, जो किसी भी देश के लिए दुनिया में नहीं है। बढ़ती पॉपुलेशन, ऐसे बोलिए ना, साफ बोलिए। बिल्कुल डिविडेंड है। देखिए, अब रहा सवाल पॉपुलेशन का कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा, कौन शादी नहीं करेगा, कौन शादी करने के बाद भी बीवी को घर में नहीं रखेगा, ये तो पर्सनल मैटर्स है सर, इसमें मत जाइए, वरना बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मनीष नहीं, मेरा वो कह रहे होना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।
और जो अगर आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी का भी जो ग्रोथ है वो कम हुआ है, और 2030 तक मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रोथ रेट हमारे हिंदू भाइयों की तरह हो जाएगा। आखिरी बात, मुसलमानों की आबादी अगर हिंदुओं के बराबर असद भाई, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तान की बात हो रही है। हिंदुस्तान की समस्याओं की जड़ में पॉपुलेशन को माना जाता है। सुमित साहब, आप जब पहला सवाल मुझ पे डाल दिए तो आप इतना तो आप कह सकते हैं ना। अरे मैं समझ जाऊं ना, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? सर, इस सवाल के पीछे बहुत से पर्दे हैं, तो मैं चंद पर्दों को हटाया हूं। देखिए, मैं पर्दों नहीं, मैं एक मिनट मैं भी बोल रहा हूँ। मैं पर्दों को हटाते हुए साफ आप जवाब देता हूँ। देखिए, इस देश में जरूर इस बात की जरूरत है कि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लगे। उस नियंत्रण वो कानून से लगना चाहिए कि वो शिक्षा बढ़ाने से लगना चाहिए, इसके ऊपर व्यापक चर्चा की जरूरत है। हमने कोशिश की थी एक समय कि कानून के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इसको नियंत्रण में लाया जाए। वो कोशिश नाकाम हुई और उस कोशिश को लोगों ने नकार भी दिया। तो इसलिए एक संवेदनशील मामला है, इसके ऊपर एक व्यापक बहस की जरूरत है। पर मैं इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भारत को अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में लाने की जरूरत है। आपका ठीक, आपकी पार्टी का ठीक। अब पहले तो सही आंकड़े दे देता हूँ। 1951 में जब पहली सेंसस आज़ादी के बाद मिली, रखी गई, उसमें जो औसत में हमारी ग्रोथ रेट थी वो 2.4% पर ईयर था, और वो उसके बाद घटते घटते आई है। ये बात सही है कि हिंदुओं का थोड़ा तेजी से घटी है अनुपात में, और मुसलमान का थोड़ा स्लोअर है। अब उस कारण से कई डिबेट्स आए हैं कि मुस्लिम संख्या ज्यादा हो गई है वो, परंतु ये भी मैं जो कहूँगा कि केरल और तमिलनाडु मुसलमान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से कम है। तो ये क्यों फर्क है मुसलमानों में भी? तो ज्यादातर जो किसी ने कहा कि शिक्षित हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि मौका ज्यादा मिलेगा यदि हम अपने बच्चों को पूरा शिक्षा देंगे, तो फिर वो अपने आप यानी जितने बच्चा पैदा करें उसको कंट्रोल करते हैं। तो आज मैं ये समझता हूं कि कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो फेल होगा, चलेगा नहीं। और इतना भी दूर नहीं जाना चाहिए जैसे चाइना चले गई, वन चाइल्ड पर फैमिली, और आज पछता रही है, और उन्होंने अभी उस पॉलिसी को कैंसिल किया। और हम यहाँ भी हो जाता, परंतु इमरजेंसी में हमारी जनता ने इनकी पार्टी को 2 थप्पड़ दिया, फिर ठीक हो गए। और उसके बाद ये परिवार नियोजन का जो बात पहले चलाते थे वो रुक गया, नसबंदी, ये सारी। तो मैं ये कहूंगा कि आज पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान देने की जगह में कैसे हम इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पैदा करते हैं, उतने टीचर्स भी पैदा करते हैं कि लोग को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले, उसमें से कंट्रोल ठीक से होगा, नहीं तो इसमें भ्रष्टाचार और अन्याय ही होगा। मुझे वाइंड अप करना, कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बहुत इंटरेस्टिंग एंड ग्रॉसिंग डिस्कशन।